चलिए आगे देखें। अब बैंक से जैसे पैसे बैंक में जमा किए, अब पैसे क्या हो रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। तो क्यों निकाले जा रहे हैं, बिजनेस पर्पस से, व्यवसाय के लिए, व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं। यदि व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकालेंगे तो आहरण है, ड्राइंग, उसके एंट्री अलग होगी। तो बिजनेस के लिए आपने कैश निकाली बैंक से, अकाउंटेंट साहब ने अपने वही असिस्टेंट को भेजा, असिस्टेंट बैंक जाते हैं, विड्रॉ करके लेके आते हैं, अकाउंटेंट साहब को बताते हैं कि साहब पैसे निकल गए हैं। अब अकाउंटेंट साहब एंट्री करेंगे। वो जो असिस्टेंट है वो जर्नल लेके नहीं जाएगा कि बैंक तक वो जर्नल लेके गया और वही एंट्री करके आएगा, ठीक है, वो नहीं जाएगा। असिस्टेंट जो है आके इंफॉर्मेशन दे देगा और कैश दे देगा। तो क्या हुआ, कैश आ रही है, देन कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और नरेशन क्या लिख देंगे, तो नरेशन आ जाएगा बीइंग कैश विड्रू फॉर ऑफिस यूज या फिर फॉर बिजनेस यूज, नॉट फॉर पर्सनल यूज। क्लियर है ये। तो कैश अकाउंट टू डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये जर्नल होगी, जर्नल एंट्री। बैंक में जब जमा किए तो बैंक टू कैश, कैश वहां से निकाल रहे हैं तो कैश टू बैंक। क्लियर है। कैश आ रही है इसलिए डेबिट है, बैंक गिवर प्रदान करता है इसलिए क्रेडिट है। क्लियर है ये। चलिए आपको बोला था कि बैंक, बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं। वैसे यदि जो जर्नल एंट्री हिंदी में लिखा है वो भी बैंक को बैंक ही लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। लेकिन यदि बैंक का यदि शब्द देखें कि बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं, तो वैसे बैंक की मीनिंग होती है किनारा भी होते हैं, कहते हैं ना, एट द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे। तो बैंक जो संस्थान जहाँ हम पैसे जमा कर रहे हैं उसका हिंदी में अर्थ होता है अधिकोष। क्या अर्थ होता है, अधिकोष। इस कोष का मतलब होता है फंड यानी पैसे, और अधिक, अधिक का मतलब होता है अधिक या एक्सेस। तो जहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर एक्सेस फंड हो वो कहलाता है अधिकोष, और वही अधिकोष है बैंक। क्लियर है ये। उसी प्रकार से चेक, चेक की स्पेलिंग क्या है यहाँ पर, CHEQUE, चेक। इस चेक को हिंदी में कहते हैं धनादेश, ठीक है, यानी धन का आदेश, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे अच्छा, चेक की जगह जो है आप DD क्या वर्ड यूज करते हैं, चेक के स्थान पर आप, मतलब एक मीन्स है वो पेमेंट का माध्यम है, DD आपका वो जो न्यूज चैनल वाला DD नहीं, और ना ही ये दीदी है, ना दीदी ना जीजू, ये क्या है आपका DD का मतलब है डिमांड ड्राफ्ट। क्या मीनिंग है, डिमांड ड्राफ्ट। तो ये भी चेक की तरह एक धनादेश है, ठीक है। ये जो है ज्यादा सेफली होता है इसमें कि पहले आपको क्या करना, बैंक में, अच्छा चेक में और DD में फिर क्या फर्क है, तो चेक में आप क्या करते, चेक इशू कर देते हैं और जो पार्टी है वो जाके पेमेंट ले लेती। लेकिन DD में क्या होगा, आप पहले जो है बैंक में वो अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, फिर आपका DD बनेगा यानी डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, फिर आप उस पार्टी को देंगे। क्लियर। तो ज़्यादा सेफ है ये बाउंस नहीं होता ये। और एक और होता है, यदि लोकल लेवल पर, यदि मान लीजिए आप DD बनवाने के बैंक और वो उसी शहर के व्यक्ति के लिए है, तो वो बन के आता, उसको कहते हैं बैंकर्स चेक। क्या कहते हैं, बैंकर्स चेक। तो ये इस तरह से जो है ये पेमेंट का तरीका है। और फिर उसके बाद में बिजनेस में पैसे आएंगे, मतलब चेक आया उस दिन आया, उसी दिन जमा किया बैंक में जाके, उसकी अलग एंट्री होगी, ठीक है। और नेक्स्ट डे करेंगे तो उसकी एंट्री अलग तरह से करेंगे। चलिए कैसे करेंगे अब आप देखिए, जैसे कि वही है, अब अलग अलग हम पक्षकार पार्टी मान रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, बिजनेस प्लेस यानी व्यवसाय स्थल। इस बिजनेस प्लेस पर हमारे अकाउंटेंट साहब बैठे हुए हैं और उसके बाद में बिजनेस में ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और एक जो है पार्टी है, पक्षकार है, उसका नाम हमने दे दिया। वैसे तो जनरली
कस्टमर कहते हैं, लेकिन कस्टमर से शायद थोड़ा सा आप उतना कनेक्ट ना कर पाए। मान लीजिए वो मोहन है, क्या है वो नाम, क्या है उसका, मोहन, लेकिन हर बार मोहन नहीं होगा, नाम अलग अलग होंगे। हाँ, तो मोहन है। अब मोहन हमारा एक पार्टी पक्षकार है, ये हम बिजनेस प्लेस पर हैं और ये हमारा बैंक है, ठीक है, सब आसपास ही हैं। और फिर उसका, हालांकि दूर दराज भी हो सकते हैं, फिर ये मोहन से हमें एक चेक मिलता है। मोहन से क्या मिला, एक चेक मिला, बिजनेस प्लेस पर वो चेक आया। अब चेक आकर रख लेने से कुछ नहीं होने वाला, उसको बैंक तक जाना ही होगा उस चेक को, ठीक है, और वो अपने आप तो जाएगा नहीं, तो वही असिस्टेंट, जो अकाउंटेंट के असिस्टेंट है वो लेके जाएंगे। तो मोहन से चेक मिला, बिजनेस प्लेस तक आया, वो चेक उठा के हमने कहाँ भेज दिया, बैंक में। क्लियर है ये। अब यदि मान लीजिए मोहन से जिस दिन चेक मिलता है उसी दिन बैंक में भेजा जाता है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, मतलब क्या, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, उसी दिन। क्लियर है ये। तो अब यहाँ पर उस चेक में आप देखें कि उसकी कंडीशन कि हम एंट्री कहाँ कर रहे हैं, यहाँ बिजनेस प्लेस पर, अकाउंटेंट साहब हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बैंक क्या हो गया उस चेक का, रिसीवर। तो एंट्री जर्नल एंट्री, वही जो बड़े से फॉर्मेट है आपका जर्नल का, उसमें तो बैंक अकाउंट डेबिट, और उस चेक का गिवर यानी प्रदानकर्ता कौन है, मोहन। क्लियर है ये। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट, ये एंट्री होगी। क्लियर। एक बार फिर से, चेक प्राप्त हुआ और उसी दिन बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट, ये जर्नल एंट्री होगी। क्लियर। ये कभी भी चेक मिला या चेक गया, उसके लिए चेक अकाउंट डेबिट या चेक अकाउंट क्रेडिट ये कभी नहीं करते। आ समझ में। चलिए, तो एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। अब देखिए कंडीशन समझ में आ रही कैसे। फिर मान लीजिए बैंक क्या था यहाँ पे, प्राप्त करता और मोहन प्रदान करता। मान लीजिए मोहन से चेक प्राप्त हुआ और वो अगले दिन या अगले के अगले दिन, या फिर जो एक चेक की वैलिडिटी रहती है, वैधता की अवधि रहती है, जनरली 3 मंथ्स रहेगी, तो वो उस ड्यूरेशन में जो है कभी भी जाता है तो उसकी एंट्री अलग होगी। अब उसमें किस तरह से होगी, तो आप देखिए मोहन से चेक मिला और उसे उस दिन जमा नहीं किया बल्कि अगले दिन जमा किया। अगले का मतलब वो किसी भी दिन हो सकते, वो जो ड्यूरेशन उसमें। तो यहाँ पर चेक मिला तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट लिख देंगे जो अमाउंट का मिला। अच्छा, जितने अमाउंट का चेक आएगा उतने का ही जाएगा, बैंक में उतने ही पैसे जाएंगे, ठीक है। तो कैश आ रही है, देन कैश अकाउंट डेबिट, और इस कैश का प्रदानकर्ता कौन है, मोहन, तो टू मोहन्स अकाउंट। और नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग चेक रिसीट फ्रॉम मोहन, ठीक है। कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। नेक्स्ट, जब ये आप क्या कर रहे हैं, वहां पे डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में जाके, ठीक है। चेक डिपॉजिट किए जाते, सबमिट नहीं करते, फाइल सबमिट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बैंक जो है वो क्या हो गया, प्राप्त करता, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। और चेक जा रहा है तो हमने कहा कभी भी चेक अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट नहीं करते हैं, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जितने अमाउंट का चेक आया उतने ही अमाउंट का चेक बैंक में डिपॉजिट होगा। क्लियर है ये। अब आप खुद देख सकते हैं, कैश को एक बार डेबिट किया ना, एक बार क्रेडिट किया, तो जब लेजर बनेगा तो ये अकाउंट तो वैसे ही बंद हो जाएगा। तो बचा क्या, बैंक डेबिट बचा, मोहन क्रेडिट बचा। आपने देखा होगा पिछली कंडीशन में हमने यही एंट्री तो की थी कि चेक मिला और उसी दिन बैंक में जमा किया, तो बैंक टू मोहन किया। ये देख लीजिए आप, कैश डेबिट क्रेडिट ये बंद हो गए, तो बचा क्या, डेबिट पहले लिखते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। अरे इस तरह से इक्वेशन बनती है, ठीक है। इसमें भी थोड़ी, अकाउंट में भी थोड़ी मैथ्स चलती हुई है। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लें इसको, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट, जब चेक मिला और उस चेक को क्या किया, बैंक में जमा किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होगी। आ रहा समझ में। चलिए और देखिए, अब यहाँ पर
यदि मान लीजिए किसी भी प्रकार की असेट्स या संपत्ति खरीदी जाती है और उसका पेमेंट जो है वो चेक से होता है या डीडी से होता है या बैंकर्स चेक से होता है, तब क्या करेंगे? तब देखें, असेट्स में भी इन द फॉर्म ऑफ प्लांट, मशीन, फर्नीचर, कुछ भी हो सकता है। तो एसेट्स परचेज की, तो क्या हुआ? एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो असेट्स जो है वो हमारे बिजनेस में आ रही है, तो असेट्स अकाउंट डेबिट। यदि मान लीजिए चेक से पेमेंट किया तो बैंक क्या हो गया? उसका अमाउंट का गिवर। और बैंक कैसे गिवर हुआ? जो हमारे अकाउंट में पैसे रखे हैं उसमें से। क्लियर है ये? चलिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि एसेट्स आ रही है और बैंक क्या हो उसका प्रदान करता। नरेशन क्या लिख देंगे? अब तो नरेशन में समझ लो, अब आप समझदार हो चुके हैं। नरेशन क्या लिखना है? बीइंग एसेट्स परचेस्ड एंड चेक इशूड। क्लियर है ये? क्या हुआ? संपत्ति लेखा डेबिट और बैंक लेखा से। अच्छा, यदि मान लीजिए इसका पेमेंट जो है वो कैसे किया? जो पेमेंट किया गया है सपोज वो कैश किया गया है, तो आप एंट्री क्या होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट। और क्या हो रहा है? कैश जा रही है, तो टू कैश अकाउंट। नरेशन वही आपका कि बीइंग असेट्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड इन कैश। क्लियर है ये? या बाय कैश या फॉर कैश। अब उसके बाद में संपत्ति आई, रोकड़ गई, तो संपत्ति लेखा डेबिट, रोकड़ लेखा से। आ समझ में आता है? चलिए और देखिए, बहुत सारी एंट्रीज करनी भी है, क्योंकि जब तक आप जो है इस प्रकार की एंट्री के लॉजिक नहीं समझेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे बड़ी जनरल में। ये आपको सब याद रखना है। जब ये अच्छी तरह से आपका याद हो जाएगा तब जाके आपके बिग क्वेश्चन सॉल्व करने लायक आप बन जाएंगे। चलिए और देखिए, गुड्स परचेज किया और पेमेंट किससे किया? चेक से। तो क्या एंट्री होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्रय लेखा डेबिट। गुड्स अकाउंट के 4 काइंड्स बताए थे आपको। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, और क्या हुआ? पेमेंट जो है वो किससे हो रहा है? चेक से, तो टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक, और बीइंग गुड्स परचेज एंड चेक इशूड। क्लियर है ये? चलिए, और यदि मान लीजिए ये आप पेमेंट कैसे कर रहे हैं? कैश पेमेंट कर रहे हैं। चलिए, तो पेमेंट में डेबिट तो वही होगा, परचेजेस। तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, और क्या जा रहा है? कैश, तो टू कैश अकाउंट। क्रय लेखा डेबिट, रोकड़ लेखा से। इस तरह से ये एंट्री होगी। आ रहा समझ में? अच्छा, मान लीजिए किसी भी प्रकार के एक्सपेंसेस किए गए, व्यापारिक व्यय मीन्स ट्रेड एक्सपेंसेस। अब ये ट्रेड एक्सपेंसेस किए गए हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस व्यापारिक व्यय क्या? ऑब्वियसली व्यय ही है। तो एक्सपेंसेस लॉसेस को क्या करते हैं? डेबिट। एंट्री क्या हो? और पेमेंट किससे हो रहा है? चेक से दी, तो एंट्री क्या होगी? ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और यदि कैश पेमेंट हुआ है तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। व्यापारिक व्यय लेखा डेबिट बैंक लेखा से, यदि बैंक से चेक के थ्रू पेमेंट हुआ है, और यदि रोकड़ में भुगतान किया गया है देन ट्रेड एक्सपेंसेस यानी व्यापारिक व्यय लेखा डेबिट रोकड़ लेखा से। आ रहा समझ में? चलिए, और बहुत सारी एंट्रीज आपको जो है आपकी बुक से बताते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, एक बात और आपको, बैंक में जब आप जाते हैं तो बैंक से आपको मिलती है पासबुक। क्या मिलती है? पासबुक। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है उसी दिन या अगले 1-2 दिन के बाद आपको क्या मिलती है? पासबुक। पासबुक की मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसी बुक जो आपके पास में है तो वो पासबुक है और दूर हो गई तो दूर बुक हो गई। ये बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है। पासबुक मीन्स अ बुक that can be quickly transported। ठीक है, that can be easily passed, जिसको बहुत शीघ्रता से जल्दी से लाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है
वो पासबुक है। और पासबुक देखा जाए तो है क्या, बैंक में जो है लेजर बनते हैं, आपके नाम से अकाउंट बनता है, ठीक है, अकाउंट ओपन होता है। अब यदि मान लीजिए आप बैंक से कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो क्या वो उतना बड़ा लेज़र, चाहे तो वो सिस्टम पे हो या मैनुअली रखा गया हो, वो आपको देंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको क्या पकड़ा दी जाती है? एक पासबुक, कि भैया देखो इसी में ये ट्रांजेक्शन लिखें। अच्छा, लेज़र जब हम पढ़ेंगे तब और डिटेल्स में बताएंगे आपको। लेज़र में डेबिट और क्रेडिट दो अलग अलग फॉर्मेट है। लेफ्ट साइड ये आपका डेबिट है, ये क्रेडिट है। लेकिन पासबुक में जो है वो एक ही जगह पे बाय कैश टू कैश, बाय इंटरेस्ट, इस तरह से जो है वो एंट्री की जाती हैं। वो कैसे की जाती हैं जब अपन लेज़र पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। चलिए, तो पासबुक है। अब उसके बाद में अलग कंडीशन देख लीजिए, जैसे कि अगला है, नेक्स्ट कंडीशन है कि चेक का इंडोर्समेंट या प्रस्थांकन किया गया। चेक का क्या किया गया? प्रस्थांकन। पहले शब्दों को समझे जरा, ये क्या है आपका? प्रस्थांकन। या फिर इसको अदर लैंग्वेज से वर्ड आया है बेजान भी बोलते हैं, बेजान नहीं, क्या बोलते हैं? बेजान। इसका प्रस्थांकन से यदि शब्द आप निकालें तो बिल्कुल दिख ही रहा है, पृष्ठ। पृष्ठ यानी क्या? पीछे की तरफ, हाँ, यानी चेक के पीछे। तो पृष्ठ पर अंकन, पृष्ठ पर अंकन, और यही है आपका इंडोर्समेंट। ये शब्द आपने जरूर सुना होगा, और यदि नहीं सुना तो चलिए अब भी तो सुन ही लिया आपने। ये क्लियर है, ये इंडोर्समेंट। अब ये इंडोर्समेंट मतलब क्या, थोड़ा सा आप समझे जरा इसको, ताकि आपको हल्का सा समझ में तो आ जाए कि है क्या। प्रस्थांकन मतलब क्या, इंडोर्समेंट मतलब क्या। जैसे कि मान लीजिए आपने जो है किसी कस्टमर को, या मान लीजिए थोड़ा सा डायग्राम पे आप देख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए आपने एक चेक है, ठीक है, और वो चेक जो है, ये चेक है, बैंक का नाम हो या आपके सिग्नेचर पे, और ये किसको दिया? मिस्टर ए को, ठीक है। कितने रुपए का चेक है? मान लीजिए ये 50,000 रुपये, 50,000 का चेक है, ये अमाउंट ऐसा माना ही है, हाँ, ये कुछ भी हो सकता अमाउंट ही। अब आपने ये चेक किसको दिया? मिस्टर ए को। अब मिस्टर ए को ये पेमेंट करना बिल्कुल सिमिलर अमाउंट का, मान लीजिए मिस्टर बी को। तो क्या होगा? ये हम अपने बिजनेस प्लेस पर बैठे हैं, हमने मिस्टर ए को चेक दिया है। अब ये चेक लेकर मिस्टर ए क्या, यदि मान लीजिए पहले कहाँ जाएंगे? बैंक। फिर बैंक में वो डिपॉजिट होगा, फिर उसका इनकैशमेंट होगा, शायद 2-4 दिन इसमें वक्त लग सकता है। फिर जब वो उनके पास में 50,000 आ जाएंगे, ये 50,000 रुपये का फिर वो एक नया चेक बनवाएंगे, नया चेक इशू करेंगे, डीडी बनवाएं तो डीडी बनवा लेंगे, और फिर मिस्टर बी को देंगे, और फिर मिस्टर बी उसको कैश कराएंगे। तो ये 2-4 दिन जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं, इसका अच्छा तरीका ये है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ही ये सब प्रोसीजर, हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये सब एप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ पर इसके पीछे, चेक के पीछे मिस्टर ए जो हैं वो लिख देंगे पे टू मिस्टर बी। मिस्टर बी का प्रॉपर नाम होगा, और बैंक के एम्प्लॉय से पूछ भी लेंगे कि कुछ और भी किसी तरह से फॉर्मेलिटीज करनी है क्या। तो ये जो है इस तरह से लिखने के बाद ये चेक उठा के किसको दे देंगे? मिस्टर बी को। और अब जो है डायरेक्ट मिस्टर बी उसको बैंक में जो है डिपॉजिट करेंगे, 2-4 दिन में इनकैशमेंट हो जाएगा। तो ये जो बीच का जो टाइम इनका लग रहा था 2-4 दिन का या जितने भी दिन का, ये बच गया। ये बचने से उनको मिस्टर बी को फायदा हुआ, पेमेंट उनको जल्दी हो गया, क्योंकि पेमेंट तो उनको मिलना ही था। क्लियर है ये। अब यहाँ पर ये कहला रहा है प्रस्थांकन। तो जो प्रस्थांकन करता है उसको प्रस्थांकन करता या बेचान करता या इंडोर्सर कहते हैं, और जो जिसे प्राप्त होता है, जिसको प्रस्थांकन किया, प्रस्थांकन ग्राही, बेचान ग्राही या फिर इंडोर्सी कहते हैं। क्लियर है ये। चलिए अब ध्यान से समझिए, एक बार फिर से आप देख लीजिए डायग्राम को, फिर आगे आपको कंडीशन बता देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर चेक का बाउंस होना, ठीक है,
आपने क्रिकेट में तो बहुत सुना होगा कि बॉल बाउंस हो गए, वेस्ट इंडीज के जो जितने भी आपने बॉलर्स देखे होंगे वो बाउंस बहुत करते हैं, ये सुना होगा। ठीक है, तो बाउंस मतलब वही उछल जाना। अब यहाँ पर चेक का बाउंस होना वो किस तरह से, उसी को कहते हैं डिसऑनर होना या अनादरण होना। या अनादरण की मीनिंग हम कैसे निकालते हैं कि अपमान हो गया, है ना, कहते हैं ना कि भैया अपमान हो गया इनका थोड़ा। तो अब हालांकि यहाँ पर कैसे वो अनादरण हो रहा है तो वो देखें। तो एक बड़ा कारण चेक के अनादरण का ये रहता है, डिसऑनर या बाउंस होने का, कि प्रॉपर अमाउंट नहीं था। जितने का चेक इशू किया गया है उतना अमाउंट उस अकाउंट होल्डर के अकाउंट में नहीं था, जिसके कारण से वो चेक बाउंस हो गया। ठीक है, फिर उसके लिए लीगल एक्टिविटीज़ होती है, यदि बाउंस होता है तो वो एक अलग मैटर है। हाँ, अब यहाँ पर एक तो ये बड़ा कारण, और छोटे मोटे कारण क्या होते हैं। छोटे कारण ऐसे हो सकते हैं कि प्रॉपर डेट नहीं है, प्रॉपर सिग्नेचर टैली नहीं हो रहे हैं, या किसी प्रकार का चेक कटा फटा है, मतलब ये छोटे कारण कुछ भी हो लेकिन चेक बाउंस होता है उसमें। ठीक, और बड़ा कारण क्या है कि वही प्रॉपर अमाउंट नहीं था। अब आपने देखा था कि जब चेक किसी कस्टमर से आपको चेक मिला और बैंक में जमा किया, चाहे तो उसी दिन करो चाहे तो अगले दिन जमा करो, आपने एंट्री क्या की थी, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये प्रॉपर एंट्री आई थी। और टू कस्टमर, है ना, क्या हुआ था, टू कस्टमर का नाम क्या था आपके, मोहन। तो टू मोहन अकाउंट, मोहन से चेक मिला था, बैंक ले गए थे तो बैंक प्राप्त करता, मोहन प्रदान करता, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। अब इसी चेक का क्या हो रहा है, डिसऑनर। मोहन का ये चेक था, जब हमने जो बैंक में जमा किया तो जमा करने के बाद में पता चला कि साहब वो तो उतना अमाउंट ही नहीं था। फिर चेक हो गया बाउंस, अनादृत हो गया, डिसऑनर हो गया। तो अब क्या करें, अकाउंटेंट साहब ने ये एंट्री तो कर ली थी, तो करने के बाद अब इन्हें पता चला कि इसका अनादरण हो गया है, वो चेक अब मीनिंगलेस हो गया, नया चेक इशू करना होगा। तो ये रिवर्सल एंट्री करते हैं। क्या करते हैं, रिवर्सल एंट्री यानी विपरीत प्रविष्टि। तो विपरीत प्रविष्टि में अब क्या हो जाएगा कि जिसे डेबिट किया गया है उसे आप क्रेडिट करें, जिसे क्रेडिट किया गया उसे डेबिट करें। तो क्या हो जाएगा, बैंक टू मोहन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है ये, मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये जो है रिवर्सल एंट्री करके उस अकाउंट को हम वहीं बंद करते हैं। अदरवाइज क्या होगा, लेजर में ये जो है अकाउंट खुला होगा। समझ में, तो इस प्रकार से जो है किसी चेक का अनादरण हो जाए, बाउंस हो जाए, तो ये एंट्री होती है। चलिए और देख लें, थोड़ी थोड़ी अलग अलग कंडीशन की एंट्रीज और बता देते हैं आपको। पहले वैसे भी बहुत सारी एंट्रीज करनी है। बैंक से ब्याज मिला, अब देखें यहाँ पर बैंक द्वारा ब्याज, बैंक ब्याज अभी ले नहीं रहा, जब बैंक ब्याज ले रहा होगा उसकी एंट्री अलग है। हाँ, बैंक से ब्याज मिला। अब देखिए क्या कभी ऐसा होता है कि बैंक से आपको ये कॉल आए कि भैया आपका ये जो इंटरेस्ट है ये तो लेते जाओ, या फिर बहुत दिन हो गए ये इंटरेस्ट आपका इतना हो रहा है तो उसे आप कैश करके ले जाइए, ऐसी तो कोई कॉल नहीं आती। तो क्या होगा, एंट्री किस तरह से करेंगे, बैंक आपका उस इंटरेस्ट के अमाउंट का क्या हो जाएगा, देनदार। कैश अभी निकाली नहीं है, और जनरली ऐसा भी नहीं होता कि आप जो है अलग से जाते हैं कि साहब आज हम इंटरेस्ट निकाल के लेके आएंगे। क्या ऐसा होता, क्या यदि बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, तो क्या इस तरह से करते हैं कि इंटरेस्ट निकाल के लेके आए, जनरली ऐसा नहीं होता। तो आपने क्या किया, बैंक क्या हो गया उसका देनदार, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। और ये जो ब्याज है ये क्या है हमारे लिए, इंटरेस्ट क्या है, इनकम, तो ये इनकम क्या हो जाएगी, क्रेडिट। आपने पढ़ा ना, इनकम प्रॉफिट को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो बैंक क्या हो गया, देनदार, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक लेखा डेबिट ब्याज लेखा से।
क्लियर है ये नरेशन। बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल, अभी रिसीव नहीं हुआ, जब आप कैश निकाल के लेके आएंगे तब अलग एंट्री होगी। बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब प्राप्य, प्राप्य और प्राप्त दोनों में अंतर है, ठीक है। जो प्राप्त वास्तव में हो गया वो तो प्राप्त है, लेकिन जो मिलना बाकी है, प्राप्त होना बाकी है, उसको क्या क्या कहते हैं, प्राप्य। चलिए, तो बैंक द्वारा ब्याज देने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नेक्स्ट है आपका, बैंक ने कुछ चार्जेस, बैंक ने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड किया आपको और बदले में कुछ अमाउंट चार्ज किया, तो ये कहलाते हैं बैंक चार्जेस। अब बैंक चार्जेस जो है वो बैंक आपको आपके अकाउंट में से ही पैसे उतने विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, चार्जेबल बना रहा है। तो क्या हो जाएगी, हम अकाउंटेंट जो है बिजनेस प्लेस पर बैठे हैं, बैंक चार्जेस हमारे लिए क्या हैं, एक्सपेंसेस। तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। और बैंक जो है उस अमाउंट का क्या हो जाएगा, क्रेडिटर, लेनदार, वो हमारे अकाउंट से एडजस्ट हो रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक व्यय लेखा डेबिट बैंक लेखा से। क्लियर है ये। चलिए, नरेशन, नरेशन वही है, बीइंग बैंक चार्जेस डेबिटेड, सिंपल। फिर उसके बाद में आपने यदि मान लीजिए चैरिटी में, चैरिटी यानी जो है जिसको कहते हैं धर्म से संबंधित, यदि मान लीजिए दान दिया जा रहा है, धर्मार्था बोलते हैं उसको, या फिर इनकम टैक्स की भाषा में उसको चैरिटी को जो है क्या कहते हैं, अल्पदान। और डोनेशन, डोनेशन तो दान आप समझते ही हैं, डोनेशन। अब यहाँ पर डोनेशन हो या चैरिटी हो, ठीक है, वो एक्सपेंसेस हैं, इसलिए आप उसे डेबिट करेंगे। चलिए, मान लीजिए पहले हम चैरिटी को ले लें, फिर उसी जगह पे आप जो है डोनेशन वर्ड यूज कर सकते हैं। तो चैरिटी किया आपने, तो क्या हो जाएगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट। और चैरिटी में जनरली जो है चेक इशू किए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और यदि मान लीजिए या आपने कैश किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट, एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और यदि मान लीजिए चैरिटी में आपने गुड्स दे रखा है, मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, आप मान लीजिए कपड़े की दुकान है आपकी, ठीक है, और उसमें से आप चाहते हैं कि कौन कैश दे, चलो जो कपड़े रखें उसी में से आप थोड़े से कपड़े दे देते कहीं किसी संस्था को दान वगैरह, या इस तरह से चैरिटी करना, तो आपने उसमें से कुछ कपड़े उठा के दे दिए, मतलब अच्छे वाले कपड़े, हाँ। तो ये जो कपड़े आपने दिए, तो आपकी परचेजिंग जो है, परचेज जो आपने क्रय किए थे वो कम हुई ना, तो एंट्री क्या होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर है ये। गुड्स जब परचेज करते हैं तब एंट्री हो रही थी, परचेज को डेबिट करते थे, परचेजिंग गुड्स आपके बिजनेस से जा रहा है, गोज आउट को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। चैरिटी यानी वही अल्पदान लेखा डेबिट और क्रय लेखा से। क्लियर है ये। अच्छा, मान लीजिए चैरिटी की जगह डोनेशन हो, तो वहां पर हम क्या वर्ड यूज करेंगे, डोनेशन। तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या डोनेशन टू कैश होगा, या डोनेशन टू परचेजेस होगा। आपने देखा होगा कि कुछ गुड्स जो है वो सैंपल में भी दिया जाता है, ठीक है, गुड्स को क्या करते हैं, सैंपल में भी, स्पेसीमैन, ठीक है, जैसे हम लोगों को बुक्स मिलती हैं पब्लिशर से, स्पेसीमैन, ठीक, तो ये नमूनार्थ प्रति बोलते हैं उसको। अब यहाँ पर गुड्स जो है वो सैंपल में भी दिया गया, तो जो परचेजिंग गुड्स है या मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है उसमें से भी गुड्स थोड़ा कम होता है ना, तो इसमें आप जो है एडवर्टाइजमेंट भी कह सकते हो, या गुड्स गिवन एज सैंपल, इस तरह से एंट्री भी करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, खरीदा हुआ माल या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, निर्मित किया हुआ माल उतने से कम हो रहा है, जा रहा है, गोज आउट है, गोज आउट को क्रेडिट करते, लेकिन ये सैंपल में देना ये सेल नहीं है, विक्रय नहीं है। सेल्स के लिए, सेल की प्रमोशनल एक्टिविटीज जरूर है, लेकिन एग्जैक्टली सेल नहीं है। क्लियर है ये। तो क्या एंट्री हो जाएगी, गुड्स गिवन इन सैंपल अकाउंट डेबिट या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट
टू परचेजेस अकाउंट, यदि गुड्स दी गई है तो, और यदि कैश या चेक से हो रहा है तो टू कैश या फिर टू बैंक। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल यहीं तक। इसके बाद आपको अभी बहुत सारी और भी एंट्रीज और भी वर्ड समझने हैं। क्लियर है ये?